जब आप मरी के हवाले से सारा कुछ देख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जब ये खबरें सारी चल रही थी, उस वक्त मैं भी पहाड़ी इलाकों के अंदर एक जगह पे फंसा हुआ था। मैं उस वक्त खुद भी महसूस कर सकता था कि वो तमाम लोग जो मरी के अंदर उस बर्फबारी के अंदर फंसे हुए थे वो किस मुसीबत में फंसे होंगे, क्योंकि उसको कुछ हद तक विक्टिम मैं खुद भी हूँ। मरी के अंदर आपने जो वाकया देखा है, जो वीडियोज देखी है, ये आखिरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कई दिनों की छुट्टियों के बाद, कई दिनों के गैप के बाद वापसी हुई है और आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर हैं। और मसला वही था जो मेरा एक पुराना इशू है। मेरे साथ एक मसला है और वो ये है कि मैं चंद महीनों के बाद कुछ छुट्टियों के लिए जाता हूँ और ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों की जानिब जाता हूँ। और इस मरतबा भी ये ट्रिप कुछ ऐसा ही था। ये ट्रिप कुछ एक्सटेंड भी हो गया और इस ट्रिप के बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो एक हादसा भी था। जब आप मरी के हवाले से सारा कुछ देख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जब ये खबरें सारी चल रही थी, तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि उस वक्त मैं भी पहाड़ी इलाकों के अंदर एक जगह पे फंसा हुआ था और जिसकी वजह से मैं वहाँ से निकल नहीं सका। मैं उसकी पूरी तफसील अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताऊँगा और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो मैं उस वक्त खुद भी महसूस कर सकता था कि वो तमाम लोग जो मरी के अंदर उस बर्फबारी के अंदर फंसे हुए थे वो किस मुसीबत में फंसे होंगे, क्योंकि उसको कुछ हद तक विक्टिम मैं खुद भी हूं। लेकिन जाहिर बात है, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं उस सूरत हाल तक तो नहीं पहुंचा था या इतनी सूरत हाल ख़राब नहीं थी जो खबरें आपने स्क्रीन के ऊपर देखी, टेलीविजन स्क्रीन पे आपने देखी, जो वीडियोज़ आपने देखी। लेकिन फिर भी मैं अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था तो मेरे लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया था। मैं भी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या था। लेकिन मेरे ख्याल में मैं सबसे पहले एक माजरत अपने तमाम चाहने वालों से। मुझे बहुत से मैसेजेस आए, बहुत से ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, यहाँ तक कि मुझे नहीं पता मेरे लोगों के पास मेरा नंबर भी कहीं ना कहीं से वो ढूंढ निकालते हैं। उनके मुझे कॉल्स आई, मैसेजेस आए कि जी आप वीलॉग्स क्यों नहीं कर रहे, क्या बात है, प्रोग्राम भी नहीं कर रहे आप। एक बात तो मैं आपको पहले बता दूं कि जब मैंने निकलना था आज से तकरीबन 10 दिन पहले, तो मैं बहुत सख्त बीमार हो गया था। मतलब बीमारी इस हद तक शदीद थी कि मुझे इमरजेंसी के अंदर ले जाना पड़ा था और इमरजेंसी के अंदर मुझे ड्रिप्स वगैरह भी लगी, टीके लगे, मेरा MRI हुआ, बहुत से टेस्ट वगैरह हुए और काफ़ी ज़्यादा मुझे इस हद तक मैं प्रॉब्लम में आ गया हुआ था कि मुझे व्हील चेयर के ऊपर शिफ्ट होना पड़ा था। मैं इस हद तक मुसीबत में था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 4-5 दिन लगे मुझे उसकी रिकवरी के अंदर। एक तो वो गैप आ गया जिसकी वजह से ना मैं वीलॉग कर सका और मैं प्रोग्राम भी नहीं कर सका। उसके बाद छुट्टियों का जो प्लान था वो पहले से ही मौजूद था, मैंने छुट्टियों के ऊपर जाना ही था और वो सारी हमने बुकिंग्स की हुई थी और जारी बात है वो उनको कैंसिल भी नहीं किया जा सकता था। एथिकली गलत होता है जब आप एक जगह एक बुकिंग कर दें, उसके बाद वो आपके लिए वो कमरे वगैरह बुक करें और उसके बाद आप उसको छोड़ दें। मेरे ख्याल में ये गलत था, तो इसलिए फिर भी मैंने, जब मैं बेहतर हुआ कुछ, तो उसके बाद मैं आगे फिर छुट्टियों के लिए चला गया। तो इसलिए बहुत बड़ा गैप आ गया। मैं समझ सकता हूँ, मेरा आपसे बिल्कुल राब्ता, रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं खुद भी बहुत मिस कर रहा था। बहुत सी इंफॉर्मेशन थी, बहुत सी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। पीछे बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, मैं देख रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो फंडिंग के हवाले से रिपोर्ट है वो निकाली। उसके बाद मरीम नवाज़ की एक ऑडियो आई परवेज़ रशीद साहब के साथ, उसके बारे में मुझे पता लगा। इसके अलावा मरी के जो इंसिडेंट हुए वो उसके बारे में पता लगा। हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर सुना है बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं, कुछ उसके बारे में पता लगा। बट एनीवेज, मैं सबसे पहले ज़रा मरी के हवाले से मैं ज़रा बात करना चाहूँगा और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि मैं खुद भी एक बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हूँ और मैं ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, हर 3-4 महीने के बाद जो है मैं चाहे 2-3 दिन के लिए एक छोटा सा टूर हो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर उसको विज़िट किया करूँ। मरी के अंदर जो कुछ भी मैंने देखा है, इस पे आपने बहुत से तज्ज़िये सुन लिए होंगे, बहुत सी बातें सुन ली होंगी, लेकिन जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे कम से कम पहाड़ी इलाकों में फ्रीक्वेंटली ट्रेवलिंग करते हुए, और मैं जब पहाड़ी इलाके कहता हूँ तो उससे मुराद सिर्फ मरी नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, बल्कि मरी तो शायद अब मेरी लिस्ट के अंदर जो है वो कोई मेरी कोशिश होती है कि मरी जाऊँ ही ना। मैं उसकी भी आपको वजह बताता हूँ। मैं बिल्कुल उसको अपनी लिस्ट में सबसे लोएस्ट अगर आप समझते हैं तो मैं उसको वहाँ पे रखता हूँ। मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि जब मैं टूरिज़्म के लिए जाऊँ तो मैं कराकोरम हाईवे के ज़रिए
स्कर्दू, हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान के जो इलाके हैं मैं उनको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं वहाँ पे जाऊँ। मरी को शायद मेरा ख्याल में मरी में मुझे ठहरे हुए पता नहीं कितने साल हो चुके हैं कि मैं मरी में मैंने जाना ही छोड़ दिया। नथिया गली में ज़रूर जाता हूँ, लेकिन मरी जाना जो है वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। उसकी एक तो बहुत बड़ी रीज़न ये है कि मैंने जितनी टूरिज्म की है, मतलब मैं K2 बेस कैंप भी गया हूँ, स्कर्दू, हुंजा, गिलगित, शिमशाल, नारान, इन सब जगहों पे मैंने देखा है। मुझे इस तरह फील हो रहा है जैसे पाकिस्तान के अंदर ना ये टूरिज्म के अंदर एक ऐसा माफिया है जो स्टार्ट होता है मरी से उसने अपने जो है ना वो अपने दांत निकालना शुरू किए हैं। अब वो आहिस्ता 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 ये वायरस जो है ना ये मुख्तलिफ सियाती मुकामात के ऊपर भी जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है। कुछ हद तक ये मुझे अब नारान के अंदर भी नजर आता है, वहां पे भी काफ़ी हद तक कमर्शलाइजेशन हो चुकी है और ऐसे ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो आपका खून चूसने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कमरों के रेट तक हो, चाहे वो खाने पीने की अशिया की बात हो, चाहे इवन मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात हो, चाहे वो आपके टायरों पे चेने चढ़ाने की बात हो। हर जगह एक गिद्ध बैठा है जो आपका खून जो है वो चूसने के लिए तैयार बैठा है और ये काफ़ी हद तक ये जो है ना ये आगे आगे सिलसिला चलता जा रहा है। मैं अभी भी समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के कम से कम जो शहर हैं, स्कर्दू हो गया, हुंजा हो गया, ये इलाके ये फिर भी अभी काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक नारान और मरी का ताल्लुक है, मुझे काफ़ी हद तक नज़र आता है कि वहाँ पे तो कमर्शलाइजेशन जो है ना उसने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। एक बात। दूसरी बात ये, मरी इटसेल्फ, मैं आज से नहीं बल्कि ये बात मैं तकरीबन 6-7 साल पहले ही मैं नोटिस कर चुका था कि ये अब ओवर क्राउडेड हो चुका है और ये अपनी कैपेसिटी इसके अंदर इतनी है ही नहीं कि इसको बर्दाश्त कर सके। एक कमरे के अंदर मिसाल के तौर पे अगर 10 लोग आके बैठ सकते हैं तो आप उसके अंदर अगर 40 लोगों को बिठाएंगे तो उस कमरे के अंदर 40 से 40 लोग जो हैं उनके लिए वहां पे खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूं कि मरी की भी अब यही सूरत हाल हो चुकी है। दूसरी बात ये कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये मैंने इसको बैठ के नोटिस किया। वहां पे जो चंद लोग हैं मरी में मेरे जानने वाले, मेरी उनसे भी बड़ी डिटेल से बात हुई। ये कोई भी मुश्किल काम नहीं था इस इंसिडेंट से अपने आप को बचाना। इसको रोका जा सकता था, बड़े आराम से रोका जा सकता था। और आप यकीन करें कि सिर्फ थोड़ी सी अगर अकल होती तो इसको संभाला जा सकता था। और अभी मैं आपको प्रूव करूंगा क्योंकि मेरे अपने साथ भी कुछ इस तरह ही हुआ है। मैं भी आपको बताता हूं किस तरह। मरी में एंटर होने के लिए 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स बनते हैं, कम से कम जो मेन 3 पॉइंट्स हैं वो ये बनते हैं। एक रास्ता आता है कोहाला से कश्मीर की साइड से, एक आता है इस्लामाबाद की साइड से और एक आता है एबटाबाद से नथिया गली वाली साइड से। ये 3 मुख्तलिफ मेन आर्टरीज हैं जहां से आपकी एंट्रीज होती हैं। आपके मोटरवे के ऊपर जब आप टोल प्लाजा के ऊपर अपना टोल पे करते हैं तो सारा कुछ कंप्यूटराइज तरीके से नोट हो रहा होता है कि कौन सी गाड़ी आई, कितने बजे आई, उसने कितना टोल दिया और सारी गाड़ी की काउंटिंग, एग्जैक्ट काउंटिंग आपके सामने होती है। अब एक जगह ये लोग कहते हैं कि जी 1 लाख गाड़ी आ गई, 1,40,000, 1,50,000 मुख्तलिफ फिगर्स ये बात कर रहे हैं। इनको आपके ख्याल में इस बात का आइडिया नहीं है कि मरी के अंदर एक्चुअली टोटल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए गाड़ी की, कि ये शहर कितने लोगों को बर्दाश्त कर सकता है, ये कितने लोगों को अपने अंदर समा सकता है, कितने लोगों को ये खाना दे सकता है, इतने होटल हैं या नहीं है। क्या आपके ख्याल में इनको नहीं पता इस बात का? इनको सब पता है, इनको सब पता होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको ना पता हो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, सिर्फ एक चीज की। मेरे ख्याल में शायद 8 से 10 लाख रुपए का एक साइन बोर्ड चाहिए था जो आप इन 3 एंट्रेंसेस के ऊपर लगा दें और सिर्फ वहां पे ये बता दें कि जनाब हमारे अंदाजे के मुताबिक अब इतनी गाड़ियां अंदर आ चुकी हैं, अब मजीद जगह वहां पे नहीं है और उस रोड को बंद कर दिया जाए। अगर आप पार्लियामेंट के अंदर आने वाले किसी शख्स को रोक सकते हैं, अगर आप क्या कहते हैं प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, इन तमाम सेंसिटिव जगहों के ऊपर लोगों को आने से रोक सकते हैं ना, तो आप मरी के एंट्रेंसेस को भी बंद कर सकते थे। इसमें किसी का कसूर नहीं है। और मुझे तो सबसे ज्यादा शर्म इस बात की आती है कि मैंने इमरान खान साहब की ट्वीट देखी कि उन्होंने कहा जी लोग जो हैं वो टेम्परेचर चेक किए बगैर जो है और हालात को देखे बगैर जो है वहां पे पहुंच गए। मेरे भाई, पूरी दुनिया के अंदर यही होता है, जब स्नोफॉल होती है लोग स्नोफॉल देखने के लिए जाना चाहते हैं वहां पे, लेकिन ये वहां की एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि वो उन लोगों को रोकती है कि नहीं भाई हमारे पास मजीद जगह नहीं है, आप मजीद आगे नहीं जा सकते। आप वहां पे रोकते हैं। जब सैलाब आता है, मुख्तलिफ जगहों पे जब सैलाब आता है, आप वहां पे लोगों का एक्सेस बंद करते हैं ना कि नहीं जी आगे सैलाब आया हुआ, आगे मत जाइएगा। अगर कहीं पे अर्थक्वेक आता है, आप कहते हैं जी अर्थक्वेक आया हुआ, वहां पे मजीद आगे मत जाइएगा,
वहां पे लोगों की एंट्री बना है। तो ये सिर्फ इतनी सी एक बात थी। अच्छा, फिर उसके अंदर मैंने एक और चीज नोट करना शुरू की कि एक नया काम स्टार्ट हुआ है कि जी बॉयकॉट मरी, कि जी मरी का आप बॉयकॉट करें, मरी के साथ जी मरी जो है वो जाना बंद कर। देखें, मैं समझ सकता हूं कि लोगों का गुस्सा है, मैं समझता हूं इस बात को। मैंने खुद आपसे कहा कि बड़े बड़े माफिया वहां पे बैठे हुए, लेकिन उन माफिया को बॉयकॉट करते करते वो गरीब आदमी जो वहां पे नुक्कड़ के ऊपर बैठ के दाल बेच रहा है, वो मूंग की दाल बेच रहा है, पॉपकॉर्न बेच रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है, वो भी अपने खानदान का पेट पालने के लिए वहीं पे आया हुआ है। उसका क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं है। वो तो बेचारा दिन के अंदर 1000 रुपये, 1500, 2000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है। उसका क्या कसूर है कि बेचारे उसको भी आप बाइकआउट कर दें? क्योंकि जब जाहिर बात आप बाइकआउट मरी कहते हैं तो फिर उसमें सब आ जाते हैं। हाँ, हो क्या सकता है, असल बात यह, लेकिन करने वाले अगर करना चाहें ना, वो ये है कि मरी के जितने होटल्स हैं, मैं जानता हूं कि वहां पे लिटरली पूरा माफिया बैठा हुआ है जो अपने मुंह मांगे रेट मांगता है और उनको कोई पूछने वाला नहीं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आप जरा उठा के तो देखें कि हमारे कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनके मरी के अंदर होटल है, या उनके अपने होटल हैं या उनके रिश्तेदारों के होटल हैं। और मैं जब पार्लियामेंटेरियन कहता हूं तो ज़हन में रखिएगा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, इसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। मुस्लिम लीग नून के एक बहुत सीनियर रहनुमा का एक बहुत बड़ा होटल है, और मैं शायद खान अब्बासी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की बात कर रहा हूं। उनका भी होटल वहां पे है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैं या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि जी वो ब्लैकमेल करते हैं या चोर बाजारी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इस होटल माफिया में, इस होटल के ग्रुपों में बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, जबकि बड़ा आसान तरीका है। इन होटलों की ग्रेडिंग होनी चाहिए, कौन सा होटल 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, और उनके क्या क्या रेट्स होने चाहिए। ये सब कुछ मरी की वेबसाइट के ऊपर आप डाल दें। किसी ने अपना होटल बुक करना है, वो कितना अफोर्ड कर सकता है, कौन सा होटल बुक करना है, उसका सारा सिस्टम जो है वो एक वेबसाइट के थ्रू हो सकता है। जब आप पीआईए की टिकट, आप पीआईए के जहाज से सफर करते हैं, आप उसकी ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। पूरे जहाज का मैप आपके सामने आ जाता है कि जनाब आपने कौन सी कुर्सी पे बैठना है, आप चूज कर लें। तो आपके ख्याल में होटलों के कमरे नहीं बुक हो सकते? इस तरह हो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। करना नहीं है, करना नहीं है, इसलिए क्योंकि उस माफिया के लोग खुद पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, उनके नुमाइंदे बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर, वो ये होने नहीं दे सकते। ये किस तरह हो सकता है कि अगर आपका कमरा 20,000 का बिक रहा हो तो आप जो है वो एक सिस्टम बना के 5,000 में देना शुरू कर दें? ये किस तरह हो सकता है? आपकी ये कढ़ाई जो है, जो खाने वाली कढ़ाई है, वो अगर मिसाल के तौर पे आप 2,500, 3,000, 4,000 में बेच सकते हैं, आप क्यों बैठ कर उसको 1,500 में बेचने देंगे? असल मसला यह है कि इन्होंने सिस्टम को ठीक नहीं होने देना। दूसरी बात, आपने जब जाना है, जिन लोगों ने भी मरी के लिए एंटर होना है, उनके लिए तमाम एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। आपकी गाड़ी के अंदर चेन्स मौजूद हैं, चेन्स इस्लामाबाद से, पिंडी से मिल जाती हैं, मैंने खुद अपनी गाड़ी के लिए ली हुई है, मेरे पास भी चेन्स मौजूद हैं। हर गाड़ी की चेन डिफरेंट होती है, ये नहीं हो सकता कि आप उसका टायर के साइज के हिसाब से उसकी चेन बनती है, और कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं कई ऐसी वेबसाइट जानता हूं, आप अभी जाके गूगल के ऊपर लिखें स्नो चेन्स पाकिस्तान, तो आपके सामने कई ऐसे वेंडर्स आ जाएंगे जो चेन्स बेच रहे हैं, वो चेन्स आप खरीद सकते हैं। आपको एक चेकलिस्ट बनाने की जरूरत है कि जनाब क्या ये सारी चीजें आपके पास हैं। आपके पास स्नो के हवाले से एक गाड़ी के अंदर बेलचा मौजूद होना चाहिए कि कहीं पे अगर आपकी गाड़ी फंस जाए तो बेलचे के जरिए आप स्नो को साइड पे कर सकें। ये सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। सेफ्टी गियर्स के हवाले से सारा कुछ, क्या आपके पास वहां पे जब खुदा ना खास्ता कोई फर्स्ट एड गाड़ी के अंदर मौजूद है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको टूरिस्ट को बतानी पड़ती हैं। सिर्फ नारे मारने से कि जनाब मुझे सियाहत बड़ी पसंद है और पाकिस्तान जो है वो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है और यहां पे टूरिज्म जो है वो कमाल की टूरिज्म हो सकती है, बातें करने से टूरिज्म नहीं होती, प्रैक्टिकली चीजें करने से टूरिज्म होती है। जब इमरान खान साहब अपने दोस्त के साथ जाके अपने दोस्त के होटल का फीता काट रहे होते हैं ना, और पीटीडीसी बंद कर रहे होते हैं, तो सियाहत का फरोग नहीं होता, सियाहत का बेड़ा गर्क होता है। आपने पूरे पाकिस्तान के पीटीडीसी बंद करके जिस तरह होटल माफिया को नवाज दिया है ना, आपकी सोच से बाहर है। पहले पीटीडीसी का कमरा सामने मौजूद होता था, 5,000, 6,000, 7,000 का जब कमरा होता था ना, उसके सामने प्राइवेट होटल वाला भी कहता था यार 5,000, 6,000, 7,000 के अंदर कमरा अवेलेबल है, मैं 15,000-20,000 नहीं मांगूंगा, मेरा कमरा नहीं निकलेगा। उसको रेट नीचे लाने पड़ते थे। आज आपने वो पीटीडीसी खत्म कर दिया, वो अब मुंह मांगे रेट मांगेंगे, जो उनका दिल करेगा वो रेट मांगेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं जरा वो वाकया भी आपके साथ शेयर करूं। मैं स्कर्दू गया हुआ था, पहले मैं नथिया गली गया, उसके बाद मैं हुंजा गया और उसके बाद स्कर्दू गया हुआ था। तो वहां से जिस दिन मैंने वापस आना था, अब ये वही रोड है जिसका अभी सिर्फ चंद हफ्ते पहले
इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया है। ये वही रोड है जिसके जाके इन्होंने फीता काटा था। हम लोग सुबह स्कर्दू से तकरीबन कोई 7:30-8 बजे निकले, क्योंकि हमने एबटाबाद जाना था। एक रात मैंने एबटाबाद रुकना था और उसके बाद लाहौर आना था। 7 बजे मैंने FWO के दफ्तर फ़ोन किया, बल्कि 7:30 बजे का टाइम था। मैंने FWO के दफ्तर फ़ोन किया और मैंने पूछा कि जी रोड खुली हुई है? उन्होंने कहा जी रोड खुली हुई है। मैंने कहा ठीक है। 8 बजे मैं वहाँ से निकल गया। स्कर्दू से 50 किलोमीटर आगे जाके पता लगा कि जनाब यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, रोड बंद है। 50 किलोमीटर के बाद ये जो स्कर्दू से कराकोरम हाईवे की जो रोड है ये 160 किलोमीटर की है। 160 किलोमीटर यहां से लेके वहां तक। इसके बीच में सिर्फ आपको छोटे छोटे ढाबे मिलेंगे, ड्राइवर होटल मिलेंगे बस, और कुछ छोटे मोटे गांव हो गए तो आपको मिल गए बस। किसी किस्म का कोई बड़ा शहर बीच में नहीं आता 160 किलोमीटर के इस वाय के अंदर। इस 160 किलोमीटर के अंदर लेफ्ट और राइट सफेद पोश पहाड़ बर्फ से ढके हुए और -1, -2, -3 का टेम्परेचर चल रहा है। अब 50 किलोमीटर का सफर करके जब मैं उस पॉइंट के ऊपर पहुंचा तो मुझे वहां पे पता लगा कि ये लैंडस्लाइड सुबह 6 बजे हुई है। सुबह 6 बजे लैंडस्लाइड हुई है और 7 बजे तक इन लोगों को इत्तला मिल चुकी हुई थी कि लैंडस्लाइड हुई है और रोड बंद हो चुकी है। लेकिन 7:30 बजे जब मैंने फोन किया तो मुझे कहा जी रोड खुली हुई है, और मैं 8 बजे निकल गया उसके मुताबिक। वहां पे पहुंच के मैंने तकरीबन कोई 3-4 घंटे वेट किया, और 3-4 घंटे जब मैं वहां पे खड़ा हुआ था तो मेरे अलावा और बहुत सी गाड़ियां वहां पे आई, कोस्टर्स आई, वैनें आई, जिसमें औरतें बैठी हुई, बच्चे बैठे हुए, बूढ़े बैठे हुए, और वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं और उनको कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं है कि जनाब ये कितनी देर में खुलेगी। वहां पे FWO के जवान काम कर रहे थे, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि वो काम नहीं कर रहे थे, बड़ा मेहनत से उन्होंने काम किया वहां पे। लेकिन हमारे यहां पे कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि इन मुसाफिरों को स्कर्दू में ही रोक दिया जाए कि भाई आप ये 50 किलोमीटर का सफर मत करें, आगे रोड बंद हो चुकी है। मैं तो फिर भी 50 किलोमीटर सफर करके आया। वो कराकोरम हाईवे से जो 110 किलोमीटर लोग सफर करके लैंडस्लाइड की दूसरी साइड पे खड़े हुए थे, मैं उनको भी देख सकता था, और वो भी बेयारो मददगार खड़े हुए थे, उनको भी समझ नहीं आ रही थी अब क्या करें। इन सब लोगों को अपने अपने पॉइंट्स पे रोका जा सकता था कि आगे मत जाइए, रोड बंद है। लेकिन इनके पास कोई इंतजाम नहीं है। सिर्फ एक साइन बोर्ड की जरूरत है वहां पर, सिर्फ एक साइन बोर्ड की। और मुराद सईद साहब जो बार बार सड़कें बनाने का और NHA के मुख्तलिफ चीजों का बैठ के क्रेडिट लेते हैं ना, इसके ऊपर अगर ध्यान दे दें सिर्फ एक बेसिक चीज, तो बहुत से मरी जैसे हादसा से हम बच सकते हैं। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं, मरी के अंदर आपने जो वाकया देखा है, जो वीडियोस देखी हैं, ये आखिरी नहीं है। तमाम सियाती मुकामात पाकिस्तान के, चाहे वो सवात हो, हुंजा हो, गिलगित हो, स्कर्दू हो, इन तमाम के रस्तों के ऊपर ऐसे ऐसे हौलनाक वाकयात हो रहे हैं कि आपकी सोच से बाहर है। चाहे वो मेडिकल एड देने के हवाले से हो, लोगों को इंफॉर्मेशन देने के हवाले से हो, उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से हो, किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं है। जिस जगह पे लैंडस्लाइड हुई हुई थी, ये स्कर्दू से 50 किलोमीटर आगे जहां पे मैं जाके फंसा, वहां पे फोन्स भी काम नहीं कर रहे थे, कोई फोन काम नहीं कर रहा था। यहां तक कि जो लोकल सिम होती है, जो गिलगित बल्तिस्तान में एस्कॉम की इस्तेमाल होती है, वो भी काम नहीं कर रही थी। उसके लिए भी आपको पहले 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता था, फिर जाके वो काम करती थी। तो वहां पे आपको इमरजेंसी लाइंस बनाने की जरूरत है। जिस तरह आपके मोटरवे के ऊपर 130 के ऊपर आप कॉल करके जो है हेल्प बुला सकते हैं, मदद के लिए किसी को बुला सकते हैं, आपको हेल्पलाइंस बनाने की वहां पे जरूरत है। वहां पे मेडिकल एड्स के लिए 1122 की वैनें वहां पे खड़े करने की जरूरत है। वहां पे रेस्ट एरियाज कोई नहीं है उस पूरे सेक्शन के अंदर। 160 किलोमीटर की रोड का इमरान खान साहब ने बड़ी खुशी से बैठ के फखरिया अंदाज में फीता तो काट दिया। भाई पहले वहां पे इंतजाम तो पूरे कर लें अपने, उसके बाद क्रेडिट ले लीजिएगा कि जनाब आपने सड़क खोल दिया और मैं सयाहत का बहुत बड़ा एम्बेसडर हूं। एम्बेसडरशिप इस तरह नहीं आती। और अभी तो आप ये पाकिस्तानियों को ये बैठ के आप ये फैसिलिटी नहीं दे सकते। आप बाहर से गोरों को बुलाना या यूरोप से या अमेरिकन मार्केट से लोगों को यहां पे टूरिस्ट को बुलाना तो आपकी सोच से बाहर है। वो अगर यहां पे आते हैं ना तो वो आप लोगों की फैसिलिटीज को देख के नहीं आते, माजरत के साथ, वो यहां के हुस्न को देखकर आते हैं, जिसके लिए वो फैसिलिटीज का ना होना भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पहले सीखें, उसके बाद टूरिज्म की बात कीजिएगा। लेकिन मैं आपको अभी से बात बता दूं कि खुदारा जो इस हादसे का शिकार हुए, वो फैमिली जो इस हादसे का शिकार हुई, उनका रत्ती भर भी कोई कसूर नहीं है सारे मामले के अंदर, कोई कसूर नहीं होता। उनको नहीं पता था कि वो जिस जगह पे जा रहे हैं वहां पे फैसिलिटीज नाम की कोई चीज ही नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है।
अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।